Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain Kharo, and today we are going to learn about biology. This is the lecture from class 9, and we are now studying about branches of biology. First lecture, introduction of biology, and the second lecture, main branches or the divisions of biology, we had completed, and now we are going to learn about the branches of biology. पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है वो हमने क्लियर कर दिया है। पहले लेक्चर वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। इसके बाद सेकंड लेक्चर जो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के पास। अब जो हमारा न्यू लेक्चर है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें आज हम कुछ ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए बाकी ब्रांचेस हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो लिखी है वो हमें ब्रांचेस को क्लियर करेंगे। वैसे तो 15 ब्रांचेस हैं और फिलहाल हम 9 ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। अभी बाकी की जो बची हैं 6 ब्रांचेस वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आजा अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सीरीज यहाँ से वहाँ हो जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी 15 कंप्लीट करनी है, चाहे वो जेनेटिक्स पहले लिखें या सेल बायोलॉजी पहले लिखें या पैरासाइटोलॉजी बीच में लिखें, कहीं भी लिखें, उसके सीरीज की टेंशन नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट रखना है कि कंप्लीट है ब्रांचेस 15 कंप्लीट हैं या उसमें से कोई कम है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से वर्ड्स हैं? ग्रीक हैं। ग्रीक वर्ड्स दो हैं, मॉर्फ और लॉजी। लॉजी जो वर्ड लिया गया है वो लोगोस से लिया गया है, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसकी मेन माना भी हम निकाल चुके हैं। लॉजी मींस स्टडी, साइंस, नॉलेज, डिस्कोर्स, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंशन, ऑब्जर्वेशन, ये उसके माना है। और आप अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी डेफिनेशंस भी बना सकते हैं। ग्रीक वर्ड मॉर्फ, इट मींस शेप और फॉर्म। मॉर्फ की माना क्या है? शेप और फॉर्म। जो ऑर्गेनिज्म की बाहरी शेप, बाहर की तरफ जो उसकी हम शक्ल देखते हैं, एक्सटर्नल उसकी बॉडी की जो शक्ल होती है, वो देखावा होता है, उसको हम मॉर्फ कहते हैं। मॉर्फ मींस शेप और फॉर्म, उसकी सूरत कैसी है, ये ग्रीक वर्ड है मॉर्फ। और दूसरा वर्ड है लॉजी। लॉजी की माने क्या थी? स्टडी और साइंस, डिस्कोर्स। तो हम अब स्टडी क्या करेंगे इस मॉर्फोलॉजी में? मॉर्फोलॉजी में हम ये स्टडी करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा, हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल बनावट जो होगी, उसकी बाहरी सूरत जो हम जिसको देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो जिसका पार्ट जो उसकी बॉडी का नजर आ रहा है, हम उसकी स्टडी करेंगे। जो हमें पार्ट्स नजर आ रहे हैं बॉडी के, उन पार्ट्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसमें कौन सी शेप है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। तो डेफिनेशन हमारी यही बनेगी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में यह याद रखना कि कौन सी स्ट्रक्चर है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये हमारी मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन होगी कि जिसकी हम शेप की स्टडी करें, हम स्ट्रक्चर की स्टडी करें, हम फॉर्म की स्टडी करें, वो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम डॉग और हम ह्यूमन का कंपेयर करें, ह्यूमन के स्ट्रक्चर में देखो उससे 2 लेग्स हैं, 2 लेग्स हैं और 2 एल्बोज हैं, 2 हैंड्स हैं, उसमें भी हेड है, हेड तो डॉग में भी होता है। लेकिन देखो हम एनिमल्स में भी कैटेगरीज आई हैं। एक एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, हम ह्यूमंस 2 पैरों पे चलते हैं। मोंकीज में जिसमें एप है वो 2 पैरों पे चलता है। तो ये हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शंस भी हो गए। हम हैंड्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डॉग्स को फीट है, वो फीट से अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है, वो दौड़ता है, उससे किसी चीज को कैचिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारी तरह वो अपने हैंड्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मॉर्फोलॉजी हुई कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो हम स्टडी करते हैं, सेकंड ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है?
एनाटॉमी भी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स है जो कि एना से लिया गया है और टॉम से। एना मीन्स अ पार्ट, ऐसा पार्ट जिसको हम डिवाइड करें। एना मीन्स अ और पार्ट। टॉम मीन्स टू कट और कटिंग। टॉम मीन्स क्या है? कट और कटिंग। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम जब किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, डीपली स्टडी करें कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स के, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कट करके उसके अंदर से स्टडी करें। हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करके उसे उसके अंदर स्ट्रक्चर्स को पढ़ें तो उसे हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके हमें मॉर्फोलॉजी पता है कि ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कौन से फीचर्स हैं, और अगर हमें ये नहीं पता हो कि उसके अंदर क्या क्या है, उसमें हम एनिमल्स में और 4 पाँव वाले एनिमल्स में और 2 पैरों वाले एनिमल्स में फर्क क्या है, कौन सा है, ये हम स्टडी करने के लिए एनाटॉमी की को भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एक बच्चा देता है, उसमें ऐसा होता है कोई ह्यूमंस 9 महीने में देते हैं, या कोई एनिमल्स होते हैं जो 10-15 महीनों 10 महीने तक भी चलता है, और कुछ एनिमल्स रहते हैं ऐसे भी हैं जो 3 महीने में भी बच्चा देते थे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक बच्चा देते हैं और कुछ एक साथ ही 2, 3, 4, 5 तक भी देते हैं। तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने है। अब हमें क्या करना होगा, हम उसके एनिमल के अपर पार्ट को कट करेंगे और इंटरनल हम वो ऑर्गन्स देखेंगे जो अंदर उसमें मौजूद हैं, उसकी स्टडी जो करेंगे हम वो करेंगे एनाटॉमी में। द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी स्ट्रक्चर्स जो जानदार के अंदर मौजूद है, हम बाहर से नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर हार्ट मौजूद है, वो आप देख नहीं सकते। मेरे अंदर लंग्स मौजूद है, वो आप देख नहीं सकते। अगर आपको देखनी है तो मेरी स्किन को आपको फाड़ना होगा, मेरे चेस्ट को आपको ओपन करना होगा, फिर से आपको नजर आएगी मेरी हार्ट और मेरे लंग्स। इट मींस दैट हम अपर पार्ट्स को कट करके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करें। अपर पार्ट्स को कट करके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करें तो वो हम करेंगे एनाटॉमी में स्टडी। ऐसे पार्ट्स जो अंदर मौजूद है किसी ऑर्गेनिज्म के, उसकी स्टडी किसमें करेंगे हम? एनाटॉमी में। समझ आ गई? मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी समझ में आ गई। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्योंकि हम पहले लेक्चर में लॉजी की मीनिंग लिख चुके हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसमें लॉजी इस्तेमाल होगा। मैंने लॉजी की मीनिंग नहीं लिखी हुई है कहीं भी। ओके, ये आपको समझ लेना है। जो सेकंड वर्ड बोल रहा हूँ वो है लॉजी, जिसकी माना आपको पता है। हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ टिश्यूज है। हिस्टोस ग्रीक वर्ड है जिसकी माना क्या है? टिश्यूज। जिसकी माना क्या है? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो तब टिश्यूज बनता है जो कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ग्रुप सेल का होता है जिसका काम सेम होता है। अगर एक सेल होगा फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में, वो सेंस से करेगा, मैसेज की ट्रांसमिट करेगा, तो वो ग्रुप जो होगा कंप्लीट सेल्स का वो सारे फंक्शन सेम करेगा। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन है वो हमारे मैसेज बॉडी से कन्वे करता है, और सेंसरी नर्व जो है उसमें ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। उन सारे न्यूरॉन्स का फंक्शन यही है कि बॉडी से क्या करें? मैसेज लें और ट्रांसमिट करें। तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और सेम सेल्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिसके फंक्शन भी सेम होता है, तो उसे हम टिश्यूज कहते हैं। और उन टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी कि डिफरेंट हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स बने हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बने हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टोमक को देखें, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो स्फिंक्टर के साथ काम करते हैं, यानी हमारे स्टोमक को ओपन और क्लोज करते हैं, जिसके वजह से वो फूड वहां पर स्टोर कर सके। मतलब अलग अलग सेल्स हैं, वो ग्रुप में हैं और वो अलग अलग टिश्यूज का एक ऑर्गन बनाए। उससे अलग अलग टिश्यू की हम स्टडी जो करेंगे वो किसमें करेंगे? हिस्टोलॉजी में। तो टिश्यूज की स्टडी किसमें होगी? हिस्टोलॉजी में। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड
एस्ट्रोलॉजी। डेफिनेशन कंप्लीट आपको एग्जाम होंगे तो आपको एग्जाम में पूरी डेफिनेशन लिखनी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप किसी को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है तो आप सिंपल बता सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। क्लियर है? एस्ट्रोलॉजी क्लियर है? अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी, जो कि चौथी ब्रांच है। इसमें से सीरीज इधर उधर हो सकती है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, बस आपको ये याद रखना है कि 15 ब्रांचेस हैं, वो 15 ब्रांचेस आप याद रखें, ठीक है। अगर एक बार हमने ये क्लियर कर ली, 15 ब्रांचेस कंप्लीट कर ली, फिर मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि आपको 15 ब्रांचेस कैसे याद करनी है, वो भी आपको सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड्स कॉम्बिनेशन है। मैं अक्सर बायोलॉजी जो है उसमें टर्मिनोलॉजी जो भी है अक्सर एटलीस्ट 70% से अबव जो भी है वो ग्रीक वर्ड से, टर्मिनोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड्स की है। तो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बाकी के थोड़े से बहुत से हैं, जैसे कि फ्रेंच है, लैटिन वर्ड है, ऐसे बहुत सारे भी हैं, लेकिन मेनली जो है वो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फिजियोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक फिजिक्स है, लॉजी को मैंने नहीं लिखा, ठीक है, एक फिजिक्स है जिसकी माने क्या है नेचर यानी फंक्शन, नेचर या फंक्शन हो। तो हम इसमें स्टडी क्या करते हैं फिजियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स को उठाएं, डिफरेंट ऑर्गन्स को उठाएं, उसके जो फंक्शंस होंगे, काम क्या करते हैं, उन काम की स्टडी जो करते हैं वो हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में। किस तरह के हैं और ये कौन से काम आएंगे। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस में दो आर्म्स हैं, ऐसा देखा जाए तो हमारी आर्म्स और डॉग की आर्म्स सेम जैसी हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के तहत। एनाटॉमी में उनके भी अंदर ऐसी हमारे जैसी हड्डियां हैं, मॉर्फोलॉजी भी सेम है, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। देखो जो लेग्स होती हैं डॉग्स में या कैट में, उनमें उनका अलग फंक्शन है, वो उसके हेल्प करती हैं दौड़ने में, उसको हेल्प करती हैं भाग में। हम आम से पता नहीं कौन कौन से फंक्शंस ले रहे हैं, कभी हमने पेंटिंग करवा ली, कभी हमने किसी को थप्पड़ मार लिया, कभी हमने क्या क्या कर लिया, मतलब ये हमारे हैंड जो है पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी सेम है, अब अलग अलग फंक्शन हो गए, उन अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, उनकी स्टडी जो करते हैं हम वो फिजियोलॉजी में करते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के फंक्शंस की स्टडी करें उस हमें फिजियोलॉजी कहते हैं। बाकी की आपको डेफिनेशन जैसे लिखी है ऐसे भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्स में, मार्क्स कट नहीं होगी। नंबर 5 जो ब्रांच है वो इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स कौन से हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। एक है ओइकोस, जो इको वर्ड लिया गया है वो है ओइकोस, जिसकी माना है होम और एनवायरनमेंट, जिसकी माना क्या है होम और एनवायरनमेंट, और लॉजी मींस स्टडी। आप सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे ही बना सकते हैं, स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। पर अब हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किसकी स्टडी होगी, वो भी हम स्टडी करते हैं। The branch of biology which deals with the study of environment and their relation with the organism is called ecology। हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं और उसका ताल्लुक किससे, एनिमल से हो, उसका ताल्लुक उसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, उस एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन की स्टडी हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन से हमारा कौन सा इम्पैक्ट, कौन से ऐसे बुरे असरात हैं जो एनवायरनमेंट पे हैं, और कौन से बुरे असरात जो है हम हमारे लाइफ पे हैं एनवायरनमेंट से, उन सब की स्टडी जो हम करेंगे वो किस में करेंगे, इकोलॉजी में करेंगे। इकोलॉजी का अदर नेम भी है जिसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो या इकोलॉजी, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इकोलॉजी तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड द रिलेशन विद ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी,
और अगर आपको कोई ये भी पूछे कि व्हाट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ब्रांच सेम है, सेम फंक्शन है, सारी ये सिर्फ अदर नेम है इकोलॉजी का। एनवायरमेंटल बायोलॉजी सिर्फ अदर नेम है इकोलॉजी का। तो समझ में आ गया इकोलॉजी में स्टडी किसकी होती है। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि 6 नंबर पे मैंने लिखी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी है क्या? डेवलपमेंट से हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट मींस ग्रोथ हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसमें मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, बड़ा चढ़ा हो, वो छोटे से बड़ा बने, इसे तो हम डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी क्या करेंगे? हम स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हम एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो क्या है? चलो हमने ये तो डेफिनेशन में क्लियर कर लिया कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन वो फॉर्म कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी स्टडी करते हैं, वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कहते हैं। और इसका अदर नेम भी है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ऐसे भी डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी को, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब जो चेंजेस होती है, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो बनता कैसे? एम्ब्रियो पहले फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से बनता है। स्पर्म, मेल और फीमेल, जब एग्स हमारे, एग फीमेल होता है, स्पर्म हमारा मेल होता है। जब मेल और फीमेल सेल्स, गैमीट सेल्स, जिनसी सेल खुद आपस में मिलते हैं और उनके फ्यूजन के बाद जायगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? जायगोट। जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज हो, कनेक्ट हो, कंबाइन हो, तो वो कंबाइन होने के बाद जो होता है जायगोट बनता है। इनमें हैप्लॉइड होते हैं और जो जायगोट बनता है वो डिप्लॉइड बन जाता है, क्योंकि उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों के कंबाइन होकर एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है। अब जायगोट डिप्लॉइड है, जायगोट बना है, जायगोट से आगे जो भी चेंजेस आएंगी उस चेंजेस की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। जब तक एक एम्ब्रियो ना बने, एम्ब्रियो हम उस बच्चे को बोलते हैं जो अभी भी उसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुकी है, लेकिन साइज क्या है? बहुत छोटी है। फॉर एग्जांपल माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है, तकरीबन 3 महीने से 4 महीने तक का या 5 महीने का। उस 5 महीने के बच्चे के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वो हमें हेड भी होंगे, उसे हैंड्स भी होंगे, उसे लेग्स भी होंगे, उसके एब्डोमेन भी होगा, कंप्लीट वो स्ट्रक्चर होगी, एक ऑर्गेनिज्म के तहत नजर आएगा, पर वो छोटा होगा, साइज उसकी बहुत छोटी होगी। तब तक जो हम स्टडी करेंगे वो हम एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। उस बच्चे की स्टडी, उस बच्चे के जब फॉर्म होता है, उस फॉर्म से जब तक उसकी साइज एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह नजर आए, तब तक की जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी में। और इसके बाद एम्ब्रियो कौन से एडॉप्शन लेता है, और वही एम्ब्रियो जो बना था पहले, छोटा बच्चा था, पहले छोटा था जिसे फीटस कहते हैं, और वो आहिस्ता से डेवलप होगा, उसके बॉडी ग्रोथ करेगी। अब उसके कंप्लीट ऑर्गन्स बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी ग्रोथ करेगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, उसके ऑर्गन्स बॉडी के बढ़ रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी समझ में आ गई? जो छोटा सा बच्चा बन रहा है पेट, माँ के पेट में, उसकी जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में भी नहीं होती, ये प्लांट्स में भी हो सकती है, क्योंकि प्लांट्स में जो सीड बनते हैं या फ्रूट बनता है वो भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की मदद से बनता है। ठीक है, तो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं? प्लांट्स के फ्लावर की भी स्टडी हो सकती है, क्योंकि फ्लावर सीड में कन्वर्ट होता है, इसके बाद फ्लावर फ्रूट में भी कन्वर्ट होता है। कंप्लीट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आगे चले, अब पैरासाइटोलॉजी, जो कि 7th नंबर पर मैंने लिखी है। पैरासाइटोलॉजी ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। 3 वर्ड्स कौन से हैं? पैरा, साइटोस और लॉजी। पैरा मीन्स बिसाइड्स, ग्रीक वर्ड्स हैं, वर्ड्स ग्रीक हैं। पैरा मीन्स बिसाइड्स एंड साइटोस मीन्स फूड।
प्लस लॉजी, लोगा से लिया गया है जिसकी माने क्या है स्टडी साइंस। इट मींस दैट एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म होगा जो फूड के साथ रहेगा, फूड के साथ रहेगा। यहाँ पर फूड मौजूद होगा तो उस फूड के साथ रहेगा, तो उसकी स्टडी जो करेंगे हम वो किस में करेंगे, पैरासाइटोलॉजी। मैंने शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे लिखी है, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। आपको कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है कैसे, कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के, पैरासाइट किसे कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, मेजबान के कोई ऑर्गेनिज्म होगा बड़ा सा, उसके अंदर कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म होगा, वो अंदर जाएगा और उसके फूड के साथ रहेगा, और उसके फूड के साथ रहेगा, वहां से फूड भी लेगा और अपने लिए प्रोटेक्शन भी लेगा। प्रोटेक्शन और फूड दोनों लेगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं, जो के अंदर बॉडी के, किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर वो क्या करता है, अपना खाना भी लेता है और प्रोटेक्शन भी लेता है। तो उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। यहाँ पर अपन डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंज जैसे भी कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जो कि ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं, इन ऑर्गेनिज्म दैट इनसाइड लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देम एज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन ऐड करनी है, पैरासाइट की डेफिनेशन हो गई। ओके, बाकी की डेफिनेशन सेम ही रहेगी। समझ में आ गई पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट किसे कहते हैं, जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो किसी मेजबान के, किसी होस्ट के अंदर जाकर बॉडी में जाकर रहेगा और वहां से खाना और अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। समझ में आ गई पैरासाइटोलॉजी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी, जो कि मेन ब्रांच में से हम कह सकते हैं, मेन फंक्शन यही है, जो कि फंक्शनल यूनिट की स्टडी होती है, वो क्या है, किसे कहते हैं, सेल बायोलॉजी। अगर आपसे एमसीक्यूज में कहीं पर भी आ जाए या कोई आपसे सवाल करे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टडी हम किस में करेंगे, तो आप कहेंगे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी कहा जाता है, साइटोलॉजी जो लिया गया है सेल से लिया गया है। अब हम ये जो सेल वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, सेल्यूला से लिया गया है, जिसकी माना क्या है, होलो वेसल, होलो वेसल और कंपार्टमेंट। इट मींस खाली जगह, ऐसी जगह जो बाहर से वाल्स को नजर आए लेकिन अंदर से खाली हो, उसे हम होलो वेसल कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं, पार्ट कहते हैं। जैसे कि हमने शहद की मक्खी देखी होगी, उसका जब घर देखा है तो हमने उसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, और तभी इसको नाम दिया गया था होलो वेसल, सेल्यूला। लैटिन वर्ड इस्तेमाल किया गया था सेल्यूला, जिसकी माना क्या है, होलो वेसल। अब शहद की मक्खी का घर देखेंगे आप, तो जब उससे शहद निकल जाए तो वो सूखा सिर्फ और सिर्फ घर रह जाता है। उस घर में देखेंगे आप ये कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स, और उसकी स्टडी पहले जो सेल देखा गया था वो ऐसे इसी तरीके से देखा गया था, ओक ट्री के बाग से। किसके, ओक ट्री के बाग से। अब ये जब ये ओक ट्री था, डेथ था, और वो सेल्स भी डेथ कर चुके थे, तो उसने जब रॉबर्ट हुक ने इसको स्टडी किया था तो वो कंपार्टमेंट थे, उसे खाली नजर आई थी, जैसे कि शहद की मक्खी का घर। तो इसने इसीलिए उसे नाम किया गया था सेल्यूला, जिसकी माना क्या हुई, होलो वेसल और कंपार्टमेंट। तो अब हम जो स्टडी करेंगे कंप्लीट सेल की, किस किस का बना है, सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, ये जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे सेल बायोलॉजी में। सेल की कंप्लीट स्टडी जो होगी वो किस में होगी, सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी का अदर नेम भी है कि उसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी बोले या साइटोलॉजी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। साइटोलॉजी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइटोस जो सेल से सेल्यूलाइज से लिया गया है, और उसके अलावा सेल बायोलॉजी थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सेल मींस सेल्यूलाइज से लिया गया है, जिसकी माने क्या है, होलो वेसल और कंपार्टमेंट।
फिर प्लस बायोस, बायोस मींस लाइफ, प्लस लोगोस, लोगोस मींस स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हम इसे डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज में आपका बदला जा सकता है कि अगर आपसे पूछे स्टडी ऑफ लिविंग सेल ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और जो भी हम स्टडी इसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनेल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये जो कंप्लीट स्टडी करेंगे वो हम करेंगे सेल बायोलॉजी में। यहाँ तक क्लियर है सेल बायोलॉजी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से ग्रीक वर्ड से अराइज किया गया है। जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस की माना क्या है, ओरिजिन, बिगिनिंग, स्टार्टिंग। ओरिजिन यानी शुरुआत हो, किसी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हो। तो जेनेसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, नया ऑर्गेनिज्म, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसके वालिदैन के होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, जैसे कि उसकी माँ और उसके बाप हो गए। उस कैरेक्टर्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। उस कैरेक्टर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स ट्रांसफरेंस, कहां से ट्रांसफर, फादर से मतलब यहाँ पे पेरेंट थे, उन पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बना है, उस ऑफस्प्रिंग में वही कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स मिक्सअप होंगे, क्योंकि मदर के भी हैं फादर के भी हैं। वो कैरेक्टर्स जो हैं फादर से अपने एक बच्चे को वो कैरेक्टर्स मिले होंगे अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से मिले हैं, उन कैरेक्टर्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जो मौरूसी खासियत, ऐसी खासियत जो हमें वर्षे में मिलती है, मिरास में मिलती है, यानी कि हम जो पैदा हुए हैं वो हम अपने माँ बाप की मेहनत और लगन से पैदा हुए हैं, उन्होंने मेहनत बहुत की है और उसकी वजह से बाय प्रोडक्ट पर हम बने हैं। तो उनकी स्टडी जो करेंगे वो हम जेनेटिक्स में करते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इसने फादर के अडॉप्ट किए हैं, कौन से कैरेक्टर्स जो हैं इसने मदर के अडॉप्ट किए हैं, और ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो दोनों के कंबाइन करके इसने अडॉप्ट किए हैं। तो उनकी स्टडी क्या हम किस में करेंगे, जेनेटिक्स में। सिंपली आप ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड कैरेक्टर्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की स्टडी को हम कहते हैं जो ऐसे कैरेक्टर्स जो किसी वालिदैन से ट्रांसफर हो उसके ऑफस्प्रिंग तक, और ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से उसने ऑफस्प्रिंग ने अडॉप्ट की हैं और जो उसे मिली है मीरास की तरह, उसे वर्षे की तरह मिली है, उसे एज ए प्रॉपर्टी उसे मिली है उसे। तो उनकी जो हम स्टडी करेंगे वो क्या किस में करेंगे, जेनेटिक्स में करेंगे। ब्रांचेस ऑफ 9 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हैं, बाकी के 6 ब्रांचेस जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में क्वेश्चन पुट अप कर दीजिएगा, कमेंट में राइट करो और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा हैं तो वो क्वेश्चन अपने लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। शुक्रिया।